नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में। आप देख रहे हैं मोतिहारी से हमारा सीधा प्रसारण। दरअसल ये पूर्वी चंपारण है, मोतिहारी की धरती है। देखिए इस धरती में खासियत कितनी है कि जब महात्मा गांधी को पूरे दुनिया को नया संदेश देना हुआ, जब संघर्ष का, जब आंदोलन की नई राह दिखानी हुई, तो उनको भी मोतिहारी आना पड़ा, पूर्वी चंपारण आना पड़ा। जब बुद्ध ने पूरी दुनिया में अहिंसा का, प्रेम का संदेश दिया, तो उनका भी सबसे बड़ा स्तूप इसी पूर्वी चंपारण के केसरिया में बनवाया गया। जॉर्ज ऑरवेल भी इसी धरती पर जन्म लिए। और सियासत की तमाम करवटें जिन्होंने बिहार की राजनीति में नया इतिहास लिखा, वो मोतिहारी से या पूर्वी चंपारण से होकर गुजरी। ये पूर्वी चंपारण की धरती है और इसी धरती पर हमने अपने चुनावी चौसर आज बिछा दिया है, ये जानने के लिए कि जो सियासी रण में पॉलिटिकल पार्टी जो उतरी है, आखिर उनका एजेंडा क्या है, जनता क्या सोचती है। दरअसल बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में अहम हो गया है। ये चुनाव की तलखी और चुनाव का महत्व इतना ज्यादा हो गया है कि जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो असल मुद्दे से भटक गए हैं। हम ये जानने आए हैं यहां पर कि आखिर मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में असल मुद्दा क्या है, जनता का दुख दर्द क्या है, जनता की पीड़ा क्या है, वो कौन से मुद्दे हैं जो कभी जाति के नारे में, तो कभी विकास के नारे में, जो विकास का सही नारा होता तो कोई बात नहीं होता, लेकिन विकास का जो केवल नारा लग रहा है उसमें दब जा रहे हैं। तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ नेता है, हमारे साथ ढेर सारी जनता है। हमने किसी प्रत्याशी को यहां नहीं बुलवाया है, हमारे साथ पार्टियों के नेता है, हमने नहीं बुलवाया है। हम पार्टियों के एजेंडे पर बात करना चाहते हैं। पार्टियां जो बिहार का भविष्य तय करेंगी अगले 5 सालों तक, आखिर उनका एजेंडा क्या है। हम बता दें कि मोतिहारी, जिसका हेडक्वार्टर है पूर्वी चंपारण जिला है, ये बिहार का दूसरा सबसे प्रमुख जिला है जनसंख्या के लिहाज से। विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से पटना के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जो महत्व इसको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। जब चुनाव का वक्त होता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यहां आती हैं, तमाम प्रत्याशी यहां पर आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, खूब नारे लगाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है ये हम जनता से जान लेंगे आज। तो सबसे पहले हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं उनका। हमारे साथ महेश्वर सिंह जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं, पुराने राजनेता हैं, विधायक रह चुके हैं। हमारे साथ सतीश जी हैं, जेडीयू के विधान पार्षद हैं। हमारे साथ सलाउद्दीन खान है, एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ सतेंद्र शुक्ला है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। देखिए चुनाव कितना तल्ख हो गया है, जनता का मिजाज देख लीजिए। ध्रुवीकरण पूरी तरीके से हो चुका है। जो जिस पार्टी का सपोर्टर है उस पार्टी के पक्ष में है। ये 4 लोग जब इनका हम परिचय दे रहे थे, किस तरीके से जनता जोश में थी, जो जो इनके सपोर्टर हैं वो जोश में थे। लेकिन हम तो ये जानने आए हैं, दरअसल पिछले दफा का जब चुनाव हुआ 2010 का, यहाँ 12 सीटें थी, 6 पे यहाँ पे बीजेपी, माफ करेंगे जेडीयू ने कब्जा जमाया, 5 पे बीजेपी और 1 पे निर्दलीय। वो निर्दलीय अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हिसाब 6-6 का है अभी। लेकिन जब चुनाव आया तो जेडीयू ने आरजेडी को कुछ खास तवज्जो दी। 8 सीटें आरजेडी को यहां मिल गई लड़ने के लिए। शायद जेडीयू को अपनी ताकत कम होने का एहसास हो रहा हो, या फिर आरजेडी के सहारे चुनावी बेहतर नहीं थी। जनता देखिए समर्थकों का पॉलिटिकल तरह तरह के नारे यहां लग रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह की बातें यहां पर हो रही है। जीत जाएंगे यहां पर। आप चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं, जनता हिसाब कर देगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम कौन होते हैं हिसाब करने वाले? हम तो जनता का एजेंडा है उसको आपके सामने रखने वाले हैं, पब्लिक के सामने रखने वाले हैं, लोगों के सामने रखने वाले हैं। न केवल पूर्वी चंपारण के लोगों के सामने, बल्कि जो पूरे बिहार के लोग हैं, जिनकी निगाहें पूरे देश के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं जिनकी निगाहें बिहार के चुनाव पर टिकी है,
हम ये बताना चाहते हैं कि पूर्वी चंपारण में एजेंडा क्या है, किस आधार पर लोग वोट चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की परेशानी क्या है, ये तमाम चीजों को हम रखना चाहते हैं। बारी बारी से नेताओं से हम कहेंगे कि वो अपना एजेंडा रख के फिर जनता का सवाल लेंगे। सबसे पहले सतीश कुमार, आप अपना एजेंडा रख दीजिए कि आखिर एजेंडा क्या है यहां पर महागठबंधन का, आपकी पार्टी का। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आप 6 जीते थे और आपको उसमें से अभी जब चुनाव आया 8 सीट आरजेडी को दे देना पड़ा, क्यों ऐसा हुआ और एजेंडा क्या है? सबसे पहले ईटीवी द्वारा चुनावी चौसर में भाई प्रबोध जी, आपका और ईटीवी परिवार का महात्मा गांधी के इस धरती पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और इस चुनावी चौसर में मोतिहारी के, चंपारण के कोने कोने से आए जनतंत्र मालिकों को हम नमस्कार करते हैं। मुद्दा रख दीजिए। आपने 2 सवाल किया जी। हमारा महागठबंधन का क्या एजेंडा है, सीट कम क्यों लड़े, ये 2 मुद्दा आपने कहा। देखिए, बिहार में महागठबंधन के तहत हम लोग जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। आपको मालूम है, बिहार की जनता को मालूम है, देश दुनिया को मालूम है। अरे सतीश जी, समय कि 243 सीट है। अरे जनता के पास जाना है सतीश जी। अब आप इसी से अंदाज लगाइए, विकास के पैमाना जनता के सिर चढ़ के बोल रहा है। बिहार में पीएम बनाम प्रधानमंत्री का लड़ाई है। आप इसी से अंदाजा लगाइए। मेरा एजेंडा मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं भाई। हम पूर्वी एजेंडा जो पूर्वी चंपारण, हम अगर बिहार की बात करना होता तो हम मोतिहारी क्यों आते? उसी कड़ी में पूर्वी चंपारण भी है। बिहार से बाहर पूर्वी चंपारण नहीं है। हम पूर्वी और जो एजेंडा मेरा है, मैं पूछना चाहता हूं, लगातार 10 वर्षों से यहाँ का स्थानीय विधायक हैं। अरे आप अपना एजेंडा बता दीजिए, निगेटिव बात में मत जाइए, आप अपनी बात। मेरा एजेंडा जो है विकास का है, और विकास यहाँ चंपारण के लोग देखे हैं। पूरे जिले की बात कर लीजिए। पूरे जिले की बात मैं कर रहा हूँ। पुल, पुलिया, रोड, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर के कानून तक। और जो हमने संकल्प लिया है, अगर बढ़ता रहे बिहार, एक बार नीतीश कुमार, अगर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैंने संकल्प लिया है माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि जो हमारे बच्चे बच्चियां रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, हम उनको रोजगार भत्ता देने का काम करेंगे। हमारा विकास का एजेंडा है कि जो बापू का सपना था, गांव गोई मजबूत हो और घर घर तक हम पक्की सड़क, गली नाली और चापाकल और पेयजल का हमने मुद्दा लेके विकास का आया है। और चंपारण का जो मुद्दा आपको बताता हूं, सतीश जी, चंपारण में पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद चंपारण के लोग खुश नसीब हैं। यहां 2-3 मुद्दा बहुत जो जनता पूछ रही है, उसमें एक सवाल है। जी, फिर से लोग जब पूछेंगे सवाल तो आप जवाब देंगे। हमको एक बात बता दीजिए, और जो हमने दूसरा सवाल पूछा था, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि यार आप 6 सीट जीतते हैं और आप जो है 8 सीट देते हैं आरजेडी को? कोई मजबूरी नहीं है। यहां हमने दिया है तो कहीं हमारे गठबंधन में हम 5 पर लड़ रहे हैं, 2 पर आरजेडी भी लड़ रहा। ये तो महागठबंधन ने 100 जो सीट पर लड़ा है। आपको लगा कि जेडीयू की ताकत कम है? नहीं, कोई ताकत नहीं। ताकत तो मैं बता दिया। विटामिन चाहिए यहाँ पर? नहीं, कोई विटामिन सबको चाहिए। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि जब 2 भाई मिल गए तो पेट में दर्द क्यों है? दर्द आइए ना, फरिया लीजिए जनतंत्र के महापर्व में। आप आखिर जब 2 भाई मिल गए, महागठबंधन में हम हैं, उधर भी हम 3 हैं, उधर 4 हैं, तो ताकत किसका ज्यादा है? आप आखिर में बड़ी कायदे की बात आते हैं। आप बोल रहे हैं कि चलिए फरिया लीजिए, चुनाव में फरिया लिया जाएगा। महेश्वर सिंह जी, कई पार्टियों से आप गुजरे हैं, लोजपा में थे। देखिए महेश्वर सिंह जी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बिहार के तमाम लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम लोग भी बहुत इज्जत करते हैं।
वो हमारा व्यक्तिगत अच्छा संबंध है, इसे इसलिए मैंने इनसे पूछा कि कई पार्टियों से गुजरे हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी में है आप। और आप ये बताइए महेश्वर सिंह जी कि आखिर आपका एजेंडा क्या है? यार आपके लिए बड़ी चुनौती है यहाँ पर कि एक तो आपकी सिटिंग सीट 6 है, उसको बचाएं, आगे बढ़त हासिल करें। आप एजेंडा क्या रख रहे हैं लोगों के सामने? नहीं, जो आप सवाल पूछे हैं उस सवाल में एक ही जवाब है कि हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है। जब तक नीतीश कुमार हमारे साथ थे बिहार बढ़ रहा था आगे, लेकिन जब से हमसे अलग हुए, संबंध विच्छेद हुआ, तब से बिहार की स्थिति कितनी खराब हो गई है। आप फिर वही बात हम विकास की बात, हम इनके हमारा विकास मुद्दा है। अरे आप तो समझदार आदमी है महेश्वर बाबू, आप तो ये बता दीजिए कि पूर्वी चंपारण में कौन सा एजेंडा है जिस एजेंडे पर आपको लग रहा है कि यहाँ की जनता हमारा साथ देगी, ये बता दीजिए। पूर्वी चंपारण की जनता भी पूरे बिहार की जनता की तरह पूर्वी चंपारण का भी विकास चाहती है। आज जो अंधकार में चंपारण पड़ा हुआ है, बिहार पड़ा हुआ है, इस अंधकार को दूर करने का प्रयास हो रहा है। और ऐसा अगर नहीं रहता तो यहाँ से लगातार 2 बार और 5 बार हमारे जो राष्ट्रीय यहाँ के सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव जीतकर नहीं जाते। आज पूर्वी चंपारण की जनता पूर्ण रूप से विकास के मुद्दे पर, हमारा है विकास का मुद्दा, हमारा है समाज जोड़ने का मुद्दा, और इनका है समाज तोड़ने का मुद्दा, बिहार को अंधकार में डालने का। आप पूछे हैं इनसे ना? नहीं, उतना हमको भी बोलने दीजिए। आप पूछे हैं इनसे ताकत। अगर कोई अपना धन कमाना नहीं चाहता है, अगर घर में 5 करोड़ रुपया है तो कोई किसी को 2 करोड़ रुपया काट के देना नहीं चाहता है। अगर इनकी ताकत रहती तो ये आज 6 सीट नहीं जाते। नीतीश कुमार की ताकत हमारा विकास का मुद्दा है। हम चंपारण के गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम चंपारण का विकास चाहते हैं, मोतिहारी का विकास चाहते हैं, और निश्चित रूप से जब भाजपा गवर्नमेंट बनेगी, ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि विकास के चरमोत्कर्ष पर रहेगी। महेश्वर सिंह जी, विकास का आपका एजेंडा है, विकास का आपका एजेंडा है। अब हम शुक्ला जी, कांग्रेस के आप नेता हैं, सत्येंद्र शुक्ला जी, शैलेंद्र शुक्ला जी, आप ये बता दीजिए कि यार आप भी एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, वो भी जेडीयू की सिटिंग सीट थी, वहां से आपको काट के आपको दिया गया। आपका एजेंडा कुछ अलग है कि वही नीतीश जी वाला या लालू जी वाला एजेंडा है? देखिए, हमारा एजेंडा नहीं है। हम निश्चित तौर पर हम लोग का गठबंधन का एजेंडा है। हम लोग विकास के नाम पर, सामाजिक सौहार्द के नाम पर, गरीबों के रोजगार के नाम पर, शुगर फैक्ट्री खुलवाने के नाम पर, मोती झील के विकास के नाम पर, आयुर्वेदिक कॉलेज को इस जिला में खोलने के नाम पर, और सामाजिक सौहार्द बनाना हमारा मुख्य मुद्दा है, जिससे बिहार आगे बढ़ता रहेगा। और निश्चित तौर पर आने वाला दिन में बिहार आगे बढ़ेगा नीतीश जी की अगुवाई में। आज हम यह पूछना चाहते हैं, ये आज मुझे नहीं लगता, मुझे आप अपनी बात करिए शुक्ला जी, नहीं आप पूछी बाद में करिएगा, अपनी बात आपने कर ली। नहीं, फिर आएंगे आपके पास। आज एक मिनट। अरे फिर आएंगे नहीं, अरे फिर आएंगे आपके पास, आप घबराइए। इसलिए सलाउद्दीन खान जी, आप बता दीजिए, आपके पास भी एक सीट यहाँ पर है, आप भी एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप बता दीजिए, आपका एजेंडा बीजेपी वाला ही है, कुछ और है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद, ये तो होते रहते हैं। आप बड़ी फायदे वाली बात आप बोल रहे हैं। ये तो होते रहते हैं, तो जहां भी चाहिएगा आप ये जिंदाबाद होगा। 100-200 लोग उधर के होंगे, 100-200 इधर के होंगे। मुद्दा यह है कि आज हमारे बच्चे लाखों की संख्या में बिहार से जा करके बाहर अपना पढ़ाई कर रहे हैं। आज कॉलेजों की हालत यह है, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन पूरी तरह उपलब्ध नहीं हुई। यहाँ एक बार आप देखें कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय की भूमि आज तक उसके लिए भूमि नहीं बनी, और नतीजा ये हुआ कि वो केंद्रीय विद्यालय जो बड़ी मुश्किल से कहीं किसी जिले में मिलता है, वो बंद होने के कगार पे है।
सारी कॉलेजें हैं यहाँ, बच्चे पढ़ें तो कहाँ पढ़ें, किसी फैकल्टी में प्रोफेसर लेक्चरर कोई लोग नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद होते रहेंगे। मुद्दे की बात यह है कि आज हमारे लाखों बच्चे बाहर जा रहे हैं बिहार से, यहाँ की पढ़ाई दुरुस्त हो, शिक्षा दुरुस्त हो, पेयजल की सुविधा हो, इन सब मुद्दों पर किसानों की समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या है। उन सब समस्याओं के ऊपर, विकास के ऊपर अगर हम आगे बढ़ें, सरकार जिसकी बने, ये जनता मालिक है। ये हम 100-200, एक विधानसभा में 2.25 लाख वोटर होते हैं, 100-200 हम चिल्ला लें, 100-200 वो हल्ला कर लें, इससे सरकार बनती बिगड़ती नहीं। करना यह है कि अवाम मालिक है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत में। देखिए सलाउद्दीन खां जो बात बोल रहे हैं उसको आप लोग भी समझ लीजिए। 100-200 आदमी मोदी कर सकते हैं, 100-200 आदमी नीतीश लालू कर सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज आनी चाहिए। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लोकतंत्र में दूसरे की आवाज को दबा देंगे, लोकतंत्र नहीं चलेगा। आज आप भारी हैं, कल कोई दूसरा भारी हो जाएगा, आपकी आवाज को दबा देगा। मेरा सबसे फिर से आग्रह होगा, सलाउद्दीन खां साहब फिर से हम आपके पास आएंगे। जनता यहाँ पर बैठी है, हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल जनता के बीच है। आसिफ, जनता से मुद्दों पर सवाल और स्थानीय मुद्दों पर सवाल ले, हम नेताओं से जवाब तलाशेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं प्रभु जी कि यहाँ आप उत्साह देख सकते हैं, कितना उत्साह है लोगों में। बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत सारे सभ्य लोग हैं। बारी बारी से भी सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, बारी बारी से भी सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। मैं सबको उम्मीद करता हूं कि वो लोग बैठेंगे और वो लोग बात सुनेंगे। अभी मैंने कहा किससे सवाल नहीं, खड़े होकर सवाल, आसिफ खड़े होकर सवाल पूछे। सवाल किससे है आपका? जी सवाल पूछे हम अपना। नहीं, मेरा सवाल बिहार की वर्तमान सरकार से है। जी अभी आदरणीय शैलेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि हम अपने एजेंडा में मोती झील को शामिल किए हैं। मेरा वर्तमान बिहार की सरकार से ये प्रश्न है कि वर्ष 2012 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सवाल करें सर, इतने भूमिका में सवाल नहीं। जी उन्होंने, मैं सवाल ही रख रहा हूँ, पूरा करें। जी आप पूछे, मैं सवाल ही रख रहा हूँ। पूछे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोती झील का भ्रमण किया और उन्होंने यहाँ की जनता को आश्वासन दिया कि मैं इस मोती झील का जीर्णोद्धार 1 वर्ष के अंदर करा दूंगा। उसके बाद उन्हीं के सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी ने नवंबर 2014 में इस मोती झील का भ्रमण किया। हम आपकी बात को समझ गए। आप कहना चाह रहे हैं कि मोती झील की हालत खराब है और सरकारों ने जो नहीं, आप पूरी बात सुनाई नहीं, पूरी अधूरी बात नहीं, बात अधूरी नहीं होगी। यदि बात होगी तो पूरी होगी। पूछिए सवाल पूछिए ना। आखिर क्या हुआ? सम्राट चौधरी जी अभी वर्तमान सरकार के मंत्री, वर्तमान सरकार के नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी जी, देखिए आप इसीलिए बोल रहे हैं, आप शांत हो जाइए। बारी बारी सबसे सवाल पूछेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके के लोग यहाँ शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन गांधी की धरती पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। ये तलखी आप देख रहे हैं कि तलखी का नजारा कैसे है। और जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा, चुनाव नजदीक आता जाएगा, चुनाव की तिथियां नजदीक आती जाएगी, ये तलखी का नजारा और गहराता जाएगा, आप कह सकते हैं। मोती झील की बात वो उठा रहे थे, उनके प्रश्न का मर्म हम समझ गए। प्रश्न क्या वो कह रहे थे? ये मोतिहारी है और मोतिहारी की पहचान मोती झील से होती है। नेता हमारे सामने साथ है यार, मोतिहारी की पहचान मोती झील से है। और जब हम पर्यटक स्थलों की सूची देखते हैं कि मोतिहारी में कौन से पर्यटक स्थल है, तो उसमें एक लिस्ट आता है, गूगल पे सर्च करें मोती झील। उस मोती झील की दुर्दशा ये है
कि आप खुद यहाँ रहते हैं, सतीश जी, आपको मालूम होगा, सरकार आपकी है, दो मुख्यमंत्रियों ने ऐलान किया कि मोती झील का हम कुछ का जीर्णोद्धार कराएंगे, क्या हुआ आज तक? मोती झील का जहां तक विकास का मुद्दा है जी, आपको बताना मैं चाहता हूं। जी, मोती झील के बारे में 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश जी आए, जी, उस पर अमल हुआ। जी, क्या और हुआ? बिहार, वही मैं बता रहा हूं, क्या हुआ? और बिहार सरकार के तरफ से मोती झील के विकास के लिए नगर परिषद को चिट्ठी आया जी, और इनको कहा गया जी, कि आप इसका विकास का मॉडल बना करके आप सरकार को भेजें। मैं प्रबोध जी बताना चाहता हूं, ऑन दी रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि 10 बार, अरे 10 बार आप बात लगाए हैं ऐसे नहीं, आप बात और सुनिए। यहाँ के माननीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन 10 बार करोड़ों रुपया को खा करके घोटाला करके मोती झील को गर्त में भेजने का काम किया है। आप महेश्वर सिंह जी, और महेश्वर सिंह जी, नहीं, आप महेश्वर सिंह जी ये कह रहे हैं नगर विधायक और नगर परिषद के अध्यक्ष उन्होंने गड़बड़ी कर दी, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी मोती झील के बारे में वो पूरा कर दिया, आपका क्या कहना है? मोती झील के बारे में हम बताना चाहते हैं कि यहीं पर वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी बैठे हुए हैं जी, और 2008 में चंद्रभूषण पांडे जी ने कुछ मैटर हमको दिया मोती झील का, जी, और उसको हमने विधानसभा में उठाया। जी, इसकी सफाई के लिए, इसके रख रखाव के लिए और इसके जो अतिक्रमण हो रहा है मोती झील का, इसका सवाल विधानसभा में गूंजा। कई दिनों तक इसके लिए लड़ाई हुई और चंद्रभूषण पांडे जी ये सारा मैटर हमको दिए थे, बताए थे। आप उस समय एलजेपी के विधायक हुआ करते थे, विधायक दल के नेता हुआ करते थे, जी, और हमने विधानसभा में इस मैटर को उठाया और आश्वासन मिला इसकी सुधरता के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए नीतीश जी की सरकार थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई। अगर रुपया आ जाए, नहीं मैं नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, पेट्रोल पंप खुला भारतीय जनता आप पार्टी जब का। बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। सतीश जी, इनकी बात अब सुनिए। जब हमारा एक कहना है कि अगर पैसा आता तो ये जो नगर के अध्यक्ष हैं और विधायक उस पैसा को कैसे रोक लेते, उसे विकास कराते। पैसा आया ही नहीं, गवर्नमेंट सुनवाई नहीं किया, नगर के मोती झील का विकास कैसे होगा? हम प्रश्न करने वाले लोग हैं। चंद्रभूषण पांडे इस बात के चंद्रभूषण पांडे जी गवाह हैं, ये मैटर देने वाले हैं। ये सरकार का ध्यान, सरकार का ध्यान इसके विकास के, मोतिहारी के विकास पर नीतीश जी का ध्यान नहीं है। चलिए आप महेश्वर सिंह जी, शैलेंद्र शुक्ला, नहीं शैलेंद्र शुक्ला, मोती झील होने के लिए आप बढ़िए ना, बढ़िए। शैलेंद्र शुक्ला, आखिरकार कौन कसूरवार है इस मोती झील के लिए? देखिए, मैं मानता हूं जब वहां से आया एस्टिमेट बनाने के लिए, ये मान लेते हैं नीतीश जी ने यह बात कही थी जी मोती झील भ्रमण किए थे, मोती झील हम फरमाएंगे। यदि मोती झील किसी कारणवश नहीं गया तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी राधा मोहन जी हैं, वो कौन सा पहल किए जो मोती झील की सफाई हो जाए? सरकार का एजेंडा है। नहीं, बिहार सरकार के एजेंडा है। क्यों नहीं लीक कर दिया? क्यों नहीं लेके जा रहा है केंद्र सरकार का? उनको तो यह काम करना चाहिए था। आपको मैं बताना चाहता हूं नियम कानून की बात। ये मोती झील का विकास, अर्बन डेवलपमेंट भारत सरकार द्वारा राशि जो दिया जाता है उसके द्वारा कार्यक्रम है ये। आपको मैं बताना चाहता हूँ। और उसमें मैं बताना, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, को भी मुद्दा उठाना चाहिए था। जो लोग मोदी और जो लोग नीतीश लालू नारा लगा रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। कसूरवार कोई एक पक्ष नहीं है। अगर 10 साल तक नीतीश कुमार की सरकार रही तो उसमें 7.5 साल तक बीजेपी की भी भूमिका रही। दोनों की अगर मोती झील गड़बड़ स्थिति में है तो दोनों कसूरवार हैं। यहाँ का विशेषकर विधायक और सांसद नहीं। और बड़ी बात यह है सलाउद्दीन खान कि 2.5 साल उसमें जो बात आप कर 2.5 साल पर
आप 7.5 साल नहीं, संजय शुक्ला जी, 7.5 साल तक बीजेपी के जिम्मे नगर विकास विभाग रहा। आपको करवाना था, आपने क्यों नहीं करवाया मोती झील का जीर्णोद्धार? मुख्यमंत्री स्वयं मालिक होते हैं और नगर विकास मंत्री की भूमिका क्या होती है? नगर विकास मंत्री या कोई भी मंत्री, नगर विकास तो भारतीय जनता वो जो भी जाएगा वही तो मैं वो पूछ रहा हूं, टेबल, आप हमको पूछे दीजिए ना। आप वो मुख्यमंत्री के टेबल से होकर के ही गुजरेगा। जब तक वो फाइनल उसके ऊपर उनका आदेश नहीं होता है, तब तक कोई भी बजट, कोई भी चीज, कोई भी कार्य वो बड़े स्तर पर वो पास नहीं हो सकता। और उसको जानबूझ करके रोक दिया गया था। और किस परिस्थिति में रोका गया? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि तक का यहाँ डीएम पर बता सकते हैं कि यहाँ से रिपोर्ट गई और भूमि सुधार विभाग ने आज तक उसको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आज तक उसको स्वीकृति नहीं दी गई। आखिर क्यों? आप जो बात बोल रहे हैं वो जनता यहाँ की समझ रही होगी। हम जनता से 2 बात पूछना चाहते हैं। सुनिए, 2 बात आपसे पूछना चाहते हैं। तो नहीं, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुन तो लीजिए मेरी बात सुनिए। आप बताइए, आप मोती झील की बात उठाते हैं। आप बताइए, आप सब लोग यहाँ बैठे, आप बात उठाइए। बस मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या जब चुनाव आता है तो आपको विकास का मुद्दा याद रहता है या जाति याद रहती है? बताइए आप। भैया बैठ जाइए। आप बताइए। और दूसरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इस चुनाव में लोग जब वोट डालने जाएंगे तो कौन सा मुद्दा उनके सामने होगा? क्या जाति नहीं होगा? यार यही तो समस्या है। हम लोग सुबोध जी, प्रमोद जी, हम लोग कुछ और तो सवाल ले लेते हैं। कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। सवाल लीजिए। मैं बैठ जाइए। सवाल पूछिए। आप खड़ी हो जाइए, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये लोग नारी का मान सम्मान नहीं जानते हैं। मोदी 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 का हल्ला करते हैं। ये सब चीज नहीं है। चुपचाप रहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी, ये देश नारी की पूजा की परंपरा है। इस देश की महागद्दी पर बैठे हैं मोदी जी। अपने नारी का सवाल पूछिए। आप खड़े हो जाइए। आप सवाल पूछिए। आप बैठ जाइए। सवाल क्या आपका? मेरा जनता का सवाल है, विकास का मुद्दा। 5 साल पहले प्रमोद विधायक जब चुनाव जीत रहे थे, हम लोग एक वोटर है, वोट आप अपने सवाल के सवाल। अरे भाई, यही ना सवाल है, दूसरा क्या सवाल हो? अरे सवाल पूछिए। आसिफ सवाल पूछवाइए उनसे। आसिफ सवाल। अरे भाई आप प्रमोद विधायक जब चुनाव लड़ रहे थे तो यही कहे सवाल उनका नहीं सुन पा रहे। जनता का है नहीं, हम कि बात नहीं नीतीश सुन पा रहे। जरूरी है और प्रमोद मजबूरी है। उस मजबूरी में वो चुनाव जीतने का काम किए हैं। लेकिन अभी हम बात कोई नहीं सुन पा रहे। मजबूरी नहीं है। आप उनकी बात नहीं सुन पा रहे। तो दीजिएगा नहीं, आधी आबादी को बोलना नहीं दीजिएगा। हम लोग एक वोटर। और भी लोग हैं, और भी लोगों से भाई आधी आप यही था कि आसिफ, आप उनके सवाल को दोहराइए। आप आइए। आप बैठ जाइए। हम फिर आपके पास आएंगे। हम फिर आपके पास आएंगे। फिर आएंगे आपके पास। अरे हम फिर आएंगे। आसिफ, उनके सवाल को दोहराइए। हम सुन नहीं पाएंगे सवाल। बिल्कुल सर, वो साफ तौर पे प्रभु जी वो लोग विकास की बात कर रही हैं, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि की बात कर रही हैं, यहाँ पे जो मुद्दे हैं उनकी बात वो कर रही हैं। साफ तौर पे औरतों का साफ ये कहना है कि आधी आबादी को कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कोई उनके मान सम्मान की रखवाली नहीं कर रहा। हम नेताओं से बात कर लेते हैं। यार सतीश जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा है नीतीश जी कहते हैं विकास पर वोट दीजिए, लालू यादव कहते हैं जाति एजेंडा है। एजेंडा क्या है? अब एजेंडा के बारे में सुन लीजिए। मोतिहारी चंपारण का एकमात्र एजेंडा है मोतिहारी चीनी मिल को चालू कराना और मोतिहारी के आरजुबेद कॉलेज को किसने बंद कराया?
आप जवाब दीजिए। मोतिहारी और जुबेद कॉलेज जो धरोहर के रूप में है, ये कौन सा चेहरा है, कौन सा लोग जो बंद किया? आप सतीश जी सभी जवाब ले लीजिए। इन्हें आप जवाब ले लीजिए, जवाब दे दीजिए इनके सवाल का। देखिए प्रभु जी, हम बताना चाहते हैं कि आजादी के समय से मोतिहारी में 3 चीनी मिल थी जी, और यह चीनी मिल, तीनों चीनी मिल चल रहा था। लेकिन जब से आरजेडी और नीतीश कुमार जी का शासन आया जी, ये तीनों चीनी मिल बंद हो चुके हैं। एक बीच में सुगौली चला, तो एक दिन अखबार में पढ़े कि चंपारण का विकास हो गया। तो कैसे विकास हुआ? तो सुगौली चीनी मिल खुल गया। हम कहे कि अब चकिया का नेव उखड़ गया। नीलाम किसने किया चकिया चीनी मिल को? इन्होंने चकिया चीनी मिल का नीलामी कर दिया। मोतिहारी में ताला लटक गया। इनके भाई से सामने कहना चाहेंगे, मालूम नहीं है। मैं आप बोल रहा तो मैं बोल रही थी। आप जब बोल रहे हैं तो मैं बोल नहीं रहे। शुक्ला जी एक और बात अरे आपके पास आ आप देखिए, मैं जब आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे हम आ जाएंगे। नहीं तो आप ही बोलिएगा तो इधर नहीं बोला जाएगा। अरे सतीश जी सब आप जब बोलिएगा तो हम ही डिस्टर्ब करेंगे। आपको नहीं बोलने देगा। आप दूसरे तरफ से एक कौन बात? आप दूसरे बार के इनके समय में चीनी मिल बंद हुआ है। अरे आप आम जनता के तरफ सतीश जी कीजिएगा। आप अपना बात कहिए। मैं इनके समय में लालू यादव जी और नीतीश कुमार के समय में चकिया मिल की नीलामी हुई और करोड़ों की संपत्ति वहां से लूट कर चली गई। मोतिहारी चीनी मिल में ताला लग गया। हमारा मुद्दा है कि हम चीनी मिल खुलवाएंगे, चंपारण में और चीनी मिल खुलवाएंगे। चकिया जो चीनी मिल इन्होंने नीलाम किया है, उस चीनी मिल को चलवाना है। एकमात्र नकदी फसल किसानों का आय का साधन ये चीनी मिल था, जो लालू नीतीश के शासन में ये बंद हो चुका है। इसको हमें चलवाना है। देखिए ये मोतिहारी चीनी के लिए जाना जाता था और अब चीनी मिल एजेंडा नहीं है। जहाँ चीनी मिल अब एजेंडा नहीं रहा, ये यहाँ की विडंबना है कि अब जब चुनाव आता है तो जाति सब पे हावी हो जाता है। आप देख सकते हैं, नजारा हम दिखा रहे हैं लगातार यहाँ के लोगों का, कितना यहाँ पर तनाव है और चुनावी जो गर्मी है, देखिए मौसम गर्म है और किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है गोलबंद है, वो आपको तमाम नजारे हम दिखा रहे हैं मोतिहारी से लाइव। सलीम शुक्ला जी जो वो बोल रहे हैं उसका जवाब आप दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि चीनी मिल क्यों नहीं चालू हुआ 10 साल में? चीनी मिल चालू नहीं होने का कारण है कि यहाँ का हर एक साल प्रमोद जी चीनी मिल खुलने के पहले भोपा बजवाते थे। अब भोपा बजवा कर लगता था किसानों को चालू हो गया। चीनी मिल चालू नहीं हुआ, कौन सी चालू नहीं हुआ? इसमें आपको अभी 15 महीना जब आपका स्थानीय विधायक जिम्मेवार है, विधायक जिम्मेवार है, केंद्रीय मंत्री जिम्मेवार है। चीनी मिल बंद है। लालू यादव के शासन से चीनी मिल बंद है। महेश्वर जी कह रहे हैं और प्रमोद जी, महेश्वर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की शासन थी उस समय तक चालू था। आप बताइए उस समय तक चालू था। महेश्वर बाबू तो यहाँ बात कर रहे हैं। आपका गठबंधन का जब शासन आया उस समय बंद हुआ, चल रहा था। नहीं, कृषि मंत्री की भी जवाब नहीं है। कृषि मंत्री ने जब तक केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा चीनी मिल चालू नहीं होगा। ये तो चीनी मिल का विवाद हो रहा है। क्या बोलिएगा, कौन सुनेगा, कौन क्या कहेगा, ये तो समझ ही नहीं है। देखिए हम तो आए थे यहाँ मुद्दों पर बात करने, यही होगा ही। तलखी देख लीजिए, तलखी का आलम देख लीजिए, नजारे देख लीजिए आप मोतिहारी के। यह चुनावी जंग है, सियासत का महासंग्राम है और ऐसा ही नजारा है। मोतिहारी से बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे मुजफ्फरपुर में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।